क्लास शुरू कर रहा हूं मैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स, कुछ सब्जेक्टिव। जिन लोगों को अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल के कुछ बेसिक चीजें पता होंगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, वो लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चंस करने का तरीका ये होता है कि पहले हमें थ्योरी पता हो। बिना थ्योरी के क्वेश्चंस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन करते करते हुए थ्योरी सीखने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में से पिक करके उठा करके। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। आपको सही तरीका फॉलो करना है। पहले पूरी थ्योरी थॉरोली अच्छी तरह से पढ़नी है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने शुरू करने हैं। ये कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन करने का कि आप लोग सीधे क्वेश्चन उठा लेते हो, फिर उससे जो जो थ्योरी पता लगती रहती है वो थ्योरी आप करते रहते हो। ये हर क्वेश्चन करने के लिए मैं 1 मिनट आपको दूंगा। वो क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे सॉल्व, साथ के साथ मुझे आंसर बताओगे, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक फैक्ट है, सामने लिखा है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, इन्होंने रीजन दे दिया, तो रीजन आपको पढ़ करके थॉरोली एक बार सोचना है। देखो, एक थ्योरी बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो इनफैक्ट एप्लीकेबल है इसमें। अगर हम कहीं किसी की बॉन्डिंग बना रहे हैं और उस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को, तो जैसे मैं वाटर की अगर बॉन्डिंग बनाता हूं, पूरा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से रिलेशन है इनफैक्ट इसका। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करता है, दूर भगाता है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, दूर भगाता है। ये बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से दूर भगाएगा। इसमें जो ऑर्डर होता है रिपल्शन का, सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कुछ कम होता है, उससे भी ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर का। सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का। ये रिपल्शन सबसे कम है, ये रिपल्शन सबसे ज्यादा है। तो ये जो एंगल बनेगा, बॉन्ड में एंगल जो बनेगा, हमें क्योंकि बॉन्ड एंगल कंपेयर करने होते हैं, ये नेट रिजल्टेंट होता है इन 3 रिपल्शन का, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इन 3 का नेट रिजल्टेंट ही डिसाइड करता है कि किसी बॉन्ड का एंगल कितना होगा। एक और चीज यहां साथ हमें डिस्कस करनी होती है, जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बहुत थोड़े से लेवल पे डिस्कस कभी कभी कर लेते हैं, और वो है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन किसी मॉलिक्यूल के बन जाने के बाद, जब किसी एटम के चारों तरफ जो ग्रुप्स लगे होते हैं, ये ग्रुप्स छोटे या बड़े होंगे। अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन जब मैं कंसीडर करूंगा, तो ये तो फिक्स है, बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है।
लेकिन किसी और एलिमेंट में, किसी और कंपाउंड में ये जो ग्रुप मैंने लगाए हैं ये ग्रुप बड़े हो सकते थे। ऑक्सीजन के चारों तरफ ये 2 ग्रुप मैंने लगाए, यहां हाइड्रोजन लगे हुए हैं यानी ये वाटर है, छोटा मॉलिक्यूल है। लेकिन किसी और केस में ये तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये ग्रुप बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप लगा दिए। अब बॉन्ड पेयर तो एक ही है, ये बॉन्ड पेयर तो एक ही है, लेकिन ये बड़े ग्रुप, सपोज करते हैं CH3 है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो काफी बड़ा है। ये बड़े ग्रुप्स एक दूसरे को इस पोजीशन से भी रिपेल करेंगे बड़े होने की वजह से। जैसे जैसे इस ग्रुप का साइज बढ़ाते रहोगे ऐसे ऐसे ये रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप भी एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, स्टेरिक रिपल्शन शो कर रहे हैं। स्टेरिक रिपल्शन बढ़ते जाने से ग्रुप्स के बीच का एंगल बढ़ता चला जाएगा। वही यहां कुछ हो रहा है। CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप बड़े ग्रुप हैं, हाइड्रोजन छोटा है, फिनाइल ग्रुप काफी बड़ा है, CH3 छोटा है, बड़ा है, H छोटा ग्रुप है। अगर वाटर होता एक, ये तो अल्कोहल है CH3OH, ये फिनॉल है, ये CH3OCH3 है, और अगर एक वाटर होता H ऑक्सीजन H, तब बाकी सब तो कॉमन है ना। ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स 2 हैं, इसमें भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इसमें भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, वाटर में भी 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये हाइड्रोजन छोटे हैं, तो यहां पर स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये एंगल सबसे छोटा हो जाता है, लगभग 105 के आसपास होता है। आप जानते हो वाटर में बॉन्ड एंगल। तो स्टेरिक रिपल्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉन्ड एंगल डिसाइड करने में। इसी क्वेश्चन में अगर कभी आपको ये दे दिया जाए, जब मैं थ्योरी करा रहा था तो आपको क्लास में बात बताई थी, एक टर्शरी ग्रुप दे दिया ईथर में, CH3 की जगह CCH3 थ्राइस दे दिया, तो अब ये तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इतना बड़ा ग्रुप है कि रिपेल करते 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 ये लगभग 120 के आसपास एंगल पहुंचा देता है। इतना ज्यादा एंगल बढ़ जाता है बहुत बड़े ग्रुप होने की वजह से। ये तो बड़ा दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो ये एंगल इसके बीच का इंक्रीज करेगा लगभग 120 के आसपास। ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, ये जो सामने लिखा है ये टर्शरी ब्यूटाइल है, और ऐसे ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ऐसे एक्सप्लेन करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिशन को इसी में ऑब्जेक्टिव में रख के थोड़ा सा इसमें चेंज करके दे देते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांगते हैं। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने ये आपको कराया। दूसरा, मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं यहां, अभी ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, बॉइलिंग पॉइंट के दूंगा, एसिड स्ट्रेंथ के दूंगा, इसके अलावा और दूसरे ऑर्डर में दूंगा। ये वही असाइनमेंट जो दे रखा है मैंने आपको, ये वही है, लेकिन मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं डिटेल से, क्योंकि आपने सॉल्व किया होगा, अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा जल्दी जल्दी में, लेकिन इसको टाइम दे करके, लगा करके, कंसेप्ट को सोच करके करने वाला असाइनमेंट है। तो ये थ्योरी एक दी गई थी आपको जिसमें हमने कंपैरिजन किया था इन अल्कोहल्स को। तो बस सामने छोटे छोटे रीजन लिखने हैं हर एक के, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर क्यों है, इन सब केसेस में 5 के 5 एग्जांपल्स में ये बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्यों आ रहा है, एक एक लाइन में सबके रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट इसे करने के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करो। वन बाय वन करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ज्यादातर केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होती है मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन उतने ज्यादा हैं। ये एक कोई भी है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, एक मॉलिक्यूल नंबर 1 है ये और मॉलिक्यूल नंबर 2 है। 2 का मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट है, अगर ये इथेनॉल है तो ये कुछ और है, मिथेनॉल है, नहीं, ये इथेनॉल है तो ये भी इथेनॉल है। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट हम कोई चीज बाहर से मिक्स करके नहीं करेंगे चेक। बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं प्योर कंपाउंड का, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो। इनके बीच के इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कई सारे टाइप की है। एक आयनिक इंटरेक्शन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एक वैंडर वाल्स फोर्स। सबसे वीक है, उससे स्ट्रॉन्गर, उससे स्ट्रॉन्गर, सबसे स्ट्रॉन्गर। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन पोलर हाइड्रोजन है, ये जिम्मेदार है इसके लिए, ये वाले हाइड्रोजन नहीं। ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पाएगा। तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन तीनों में बराबर है, पोलैरिटी बराबर है ऑक्सीजन कार्बन की लगभग। वैंडरवाल्स फोर्सेस का अंतर है, वैंडरवाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के, बल्कि बिल्कुल स्पेसिफिक बोलना चाहिए तो कांटेक्ट सरफेस एरिया के। दो मॉलिक्यूल का कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा तो वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ती चली जाएंगी, और जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया जो दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ रहा है, टच हो रहा है जो, वो बढ़ जाएगा। छोटा एक मॉलिक्यूल है, मुझे पूरे सरफेस एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन अगर मुझे देखना है तो इस एरिया की बात करनी होगी जो टच करेगा ये या कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि वैंडरवाल्स फोर्स यहां अप्लाई होंगी, यहां अप्लाई होगी लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी, इसके साथ नहीं होगी। मैं तो 1 और 2 के बीच की बात कर रहा हूं इंटरेक्शन की। दो मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा इंटरेक्शन होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास अगर जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया, कांटेक्ट सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। तो बड़ा सीधा सा एक्सप्लेनेशन, मतलब टू द पॉइंट सटीक बात हमें पता होनी चाहिए कि हम आंसर अब रटा रटाया नहीं कि बस ज्यादा कार्बन हो गए तो इसमें हमने बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए। ज्यादा कार्बन होने से, मोलर मास बढ़ जाने से, इनका कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाने से, वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा प्रोपेनॉल के होंगे। ये असर्शन रीजन में हो सकते हैं कहीं, या क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में भी रीजन कनेक्ट करके दे सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरे पर आते हैं। अब हमने ठीक है बोल दिया था कि मोलर मास बढ़ रहे थे, तो मोलर मास बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा हैं, लेकिन अब ये वाला केस ऐसा है कि इसमें टोटल 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों का बिल्कुल एक जैसा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो मोलर मास के बेस पे तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हम। अब मॉलिक्यूल के जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया भी नहीं, कांटेक्ट सरफेस एरिया,
उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। इस मॉलिक्यूल को जब हम लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर इसका, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH3 CH3OH। तो देखा जाए तो 3D ये स्फेरिकल जैसा हो जाएगा। और जब मैं इसको लिखने वाला हूंगा तो स्ट्रेट चेन CH3 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 CH3OH, ये मॉलिक्यूल इस तरीके का हो गया। इसके जब दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे आपस में, तो सरफेस एरिया ज्यादा है जो कांटेक्ट में आएगा। इसके दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे तो सरफेस एरिया कम है। तो पता ये चली बात कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, मॉलिक्यूल सिकुड़ता जाता है। मॉलिक्यूल का वो सरफेस एरिया जो दूसरे से टच करना है वो कम होता जाता है, जिसका रिजल्ट निकलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम रहेंगे। ब्रांच चेन आइसोमर के, ये आइसोमर के लिए बात ट्रू होगी, नॉन आइसोमेरिक के लिए ये बात ट्रू नहीं होगी। 5 कार्बन वाला ब्रांचिंग वाला है, 4 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन है, यहां नहीं चलने वाली ये बात। 4 कार्बन वाला ही ब्रांच है, 4 कार्बन वाला ही स्ट्रेट चेन है, यानी आइसोमर है। तब हम ये लॉजिक बता पाएंगे। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन धोखा देने के लिए दे दिया जाता है, एक ये दिया, सपोज करते हैं 5 कार्बन का एक ये, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, कोई डाउट नहीं है कि 5 कार्बन वाला ब्रांच वाले के मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। हाँ, अगर ये आइसोमर होते, ये भी 4 कार्बन का होता, ये भी 4 कार्बन का होता, मॉलिक्यूलर मास दोनों के बराबर होते, तब ब्रांचिंग पर आएंगे। ब्रांचिंग पर तब आना है जब दोनों के मोलर मास बराबर होंगे। ये वाली प्रॉब्लम पर आते हैं। यहां चेंज फंक्शनल ग्रुप का हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा होगी। देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बल्कि एक नहीं 2 बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सारे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड सोचूं अगर मैं, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक ये हाइड्रोजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा से ज्यादा 5 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अल्कोहल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सोची जाए तो एक इसका ये हाइड्रोजन बनाएगा, एक ये लोन पेयर बनाएगा, एक ये लोन पेयर, अल्कोहल 3 बनाएगा। हैलोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और CH3 CH2 CH3 ये एल्केन है। तो एल्केन में ना तो डाइपोल इंटरेक्शन है, ना हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां कम से कम पोलैरिटी तो है कुछ, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डाइपोल डाइपोल तो हैं, और मोलर मास भी ज्यादा है इसका, और इसका मोलर मास देखा जाए तो इसका कम है, इसका ज्यादा है। इससे ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके बाद वाली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में यहां बड़ा क्लियर है, 2 ईथर के मॉलिक्यूल। बहुत सारे लोग बोलते हैं ईथर वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, सॉल्युबिलिटी की नहीं हो रही है। ईथर को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तभी तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे। ईथर में वाटर मिला के थोड़े बॉयल करोगे, उसे प्योर ईथर को बॉयल करोगे। 2 ईथर के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल में बनता है, इसीलिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। एल्केन के तो कम होंगे क्योंकि कुछ भी इसमें इंटरेक्शन नहीं है वैन डर वाल्स फोर्सेस के अलावा। इन केसेस में चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये डिसाइडिंग नहीं है। मोलर मास ज्यादा, इथाइल ग्रुप लगा होने से मोलर मास ज्यादा हो गया, मिथाइल लगा होने से थोड़ा कम हो गया, यहां कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अल्कोहल एंड ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर ज्यादातर प्रॉब्लम आपसे बोली जाती है। अब जैसे इसी में बढ़ा करके दे सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया आपको,
ये मॉलिक्यूल का नाम जो मैं सामने लिख रहा हूं इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक की जगह दो बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूल दिया आपको CH3, CH2, CH2, OH, तो डेफिनेटली इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। अगर एक और कोलेस्ट्रॉल दे दिया जाए आपको, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं इसके। इवन विस्कोसिटी भी बहुत बढ़ जाती है ग्लिसरॉल की। हाइड्रोजन बॉन्ड की गिनती बढ़ जाने से भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। यहां ज्यादा से ज्यादा 3 बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक OH की वजह से, यहां पर 2 बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 इधर और 3 इधर, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, और एक हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर यही लेकर मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल दे दिया और एक केस में यहां पर हमें OH लगा रहने दिया, यहां OCH3 लिख दिया। एक और केस है जिसमें दोनों पर OCH3 लगा दिए। अब देखने में मोलर मास बढ़ रहा है, इसका मोलर मास ज्यादा हो गया, बट स्टिल बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहां पर तो पोलर हाइड्रोजन रहा ही नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर कुछ इस तरह से हमें लिखने चाहिए। इसके बावजूद भी कि मोलर मास ज्यादा है इसके, बड़ा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उससे छोटा डाइपोल इंटरेक्शन, उससे भी छोटा वैन डर वाल इंटरेक्शन जो मोलर मास पे डिपेंड करता है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो मिल जाती हैं करने के लिए। और देखते हैं इसके आगे। ये एक स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन ऑफ ईथर ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो ईथर आर ऑल्सो मिक्सेबल विद वाटर। ये यहां चेंज कर दिया हमने, वाटर ऐड कर दिया, यानी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एल्काइल ग्रुप के साइज पर और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ईथर एंड इवन अल्कोहल में भी 2 चीजें हैं, ROR। ये ऑक्सीजन ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। ये वाला पार्ट इसे डिसॉल्व रखने की कोशिश करेगा। ये एल्काइल ग्रुप में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, यहां कार्बन पर तो थोड़ी बहुत होगी, बाद वाले कार्बन पर तो नहीं होगी। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो छोटे ईथर्स होते हैं जिसमें कम कार्बन है, CH3 CH3, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वो डिसॉल्व कर जाएगा। अब मैं मिथाइल की जगह इथाइल ले लेता हूं, दोनों ये कार्बन CH3 CH3 की जगह C2H5 C2H5 ले लिए, ये बढ़ गए कार्बन, कार्बन बढ़ गए तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया। अब ये इंसॉल्युबल रखने की कोशिश करेगा, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। हमारे पास कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि मैंने स्केल बना रखा है कोई कि इतनी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। ये जितने भी कंपैरिजन होते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन नहीं होते, क्वालिटेटिव कंपैरिजन होते हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं। अब कितने ज्यादा अच्छे हैं ये नहीं पता, 2 नंबर का अंतर है या 150 नंबर का अंतर है, ये बात नहीं पता, बस ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमें नहीं पता। क्वांटाइजेशन नहीं किया गया इनका कि हमने क्वांटिटी बता दी है।
एक मिथाइल ग्रुप से इथाइल करने पर कितनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है उससे मतलब नहीं है, हम न्यूमेरिकली इसको डील नहीं कर रहे हैं, जस्ट ज्यादा कम कंपैरिजन, थ्योरेटिकल कंपैरिजन, और जो फैक्ट्स हमने थ्योरी में पढ़े हैं उनके बेस पर कंपैरिजन। क्योंकि हम लोग दिन रात न्यूमेरिकली डील करते हैं, दिन रात न्यूमेरिकली डील करने से दिमाग में डेटा ही घूमता रहता है, तो यहां आकर के अटक जाती हैं चीजें कि मिथाइल हो गया तो इथाइल हो गया तो कितना, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉब्लम आप थ्योरेटिकली कर पाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम हम बता ही नहीं पाएंगे, एक फैक्टर की ऑर्डर इसीलिए उल्टे कुछ आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें थ्योरेटिकली नहीं देख करके सॉल्व कर पाते, फिर हमें न्यूमेरिकल डेटा प्रैक्टिकलाइजेशन की जरूरत होती है। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे आप हाथ से अंदाजा करके बता देते हो कि लगभग 1 किलो होगा, तो 1 किलो के आसपास निकलता है, एग्जैक्टली 1 किलो थोड़ा ही निकलता है। तो दो लोगों के 1 किलो में फर्क हो सकता है, किसी मिस्टर ए का 1 किलो का अंदाजा और मिस्टर बी का 1 किलो का अंदाजा गलत हो सकता है। तो ये थ्योरेटिकली हमने डिसाइड कर रखी हैं चीजें, इस बात का भी ध्यान रखना। एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है, एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन है। ये हम क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं कि बस जिसमें एल्काइल ग्रुप छोटा है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा ये मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। तो जैसे जैसे कार्बन कम होते जाते हैं ऐसे ऐसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, कार्बन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। तो कई सारी चीजें हैं सॉल्युबिलिटी में, उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये हमने कर ली। जैसे इथाइल ग्रुप छोटा है, पीआर का मतलब है प्रोपाइल, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो। पीयू का मतलब है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ट्वाइस, ब्यूटाइल 4 कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर 4 कार्बन, बड़े बल्कि ग्रुप हैं। ब्यूटाइल ट्वाइस, प्रोपाइल ट्वाइस, इथाइल ट्वाइस। मिथाइल में और ज्यादा होती, अल्कोहल तो और ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। मिक्सिबल होने का मतलब ये होता है, मिक्सिबल एंड सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा अंतर है। मिक्सिबल होने का मतलब ये है किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिला लेते हैं। लोअर ईथर्स जो होते हैं उन्हें हम किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी चाहे आप 10 लीटर वाटर लो 1 लीटर ईथर लो, चाहे 1 लीटर ईथर लो 10 लीटर वाटर लो, कोई भी प्रोपोर्शन मिक्सिबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी समवॉट डिफरेंट, उसमें हम ग्राम्स पर आ जाते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम या कितने ml हम दूसरे सब्सटेंस का डिसॉल्व कर सकते हैं। एसिडिक बिहेवियर, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह से थ्योरी में बता रखा है, और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हर चैप्टर के लिए। एसिड हम उसे कहते हैं जिससे H हटाने के बाद जो नेगेटिव पार्ट बचता है या न्यूट्रल बचता है वो स्टेबल अगर हो जाए। अब ये फिर अधूरी सी बात है, स्टेबल तो भाई कितना स्टेबल, 1 किलो स्टेबल, 2 किलो स्टेबल, 5 लीटर स्टेबल, 6 सेंटीमीटर स्टेबल, तो इसकी कोई यूनिट हमारे पास नहीं है। जस्ट वी आर कंपेयरिंग टू, दो को देखकर बस मैं कहता हूं कि एक लाइन दूसरी लाइन से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो 1 मीटर और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये तो हमें पता ही नहीं, उसके जो बेसिक एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं जो उसकी, वो हमें नहीं पता है, बस हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं अगर बोल रहा हूं ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली एसिड स्ट्रेंथ एक रिलेटिव टर्म है। कोई एसिड अगर मैं बोलता हूं कि अच्छा एसिड है, तो हो सकता है किसी दूसरे के सामने जाकर के वो वीकर एसिड हो जाए। कोई एसिड अगर पुअर एसिड है, वीक एसिड है, वाटर ही कहते हैं, वाटर को हम इवन एसिड है भी नहीं। वाटर के बारे में आप सुनते हो कि वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन वाटर को कुछ कंपाउंड के सामने रख दिया जाता है तो
10 गुना ज्यादा एसिडिक भी निकल जाते हैं उन कंपाउंड से न्यूट्रल होने के बावजूद भी। तो रिलेटिव टर्म है ये एक एसिड स्ट्रेंथ। और ये करते कैसे हैं हम एसिड स्ट्रेंथ चेक? जो कंपाउंड गिवन है उससे एक H हटा दो, नेगेटिव या न्यूट्रल जो बना उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो किसके साथ? जिससे एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाह रहे हो। मान लो दूसरा कंपाउंड A-H था, इससे A-H बना दिया, नेगेटिव बना दिया आपने, और फिर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया। A- नेगेटिव की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा आ गई तो AH ज्यादा एसिडिक होगा। A नेगेटिव की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा आ गई तो AH ज्यादा एसिडिक होगा। अब कितनी भी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? थोड़ी सी ज्यादा आएगी तो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा आएगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी में ये जो अंतर है ये एसिड स्ट्रेंथ का अंतर होगा। स्टेबिलिटी का ये डिफरेंस एसिड स्ट्रेंथ के डिफरेंस के बराबर आएगा। अगर मैं कहता हूं कि ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको क्लास में सिखा रखे हैं। ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी जानने के लिए हम साइज चेक करते हैं, मॉलिक्यूल का नहीं। जिस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है उस एलिमेंट का साइज अगर बड़ा है तो ये ए नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट बेस ऑफ AH ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं तब हम साइज नहीं देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तीसरी बात है रेजोनेंस। तीसरी बात है रेजोनेंस, जिसे सबसे पहले लगा देते हो। जब एलिमेंट पर सेम पर नेगेटिव चार्ज है, साइज सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, प्रोवाइडेड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज सेम है, तब रेजोनेंस लगाएंगे। और अगर रेजोनेंस भी ए नेगेटिव में दोनों में, A- नेगेटिव ए नेगेटिव में दोनों में रेजोनेंस भी बराबर है, तब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग के अकॉर्डिंग हम एसिड स्ट्रेंथ को बताएंगे। तो हमारा मेन टारगेट होता है ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना। उससे हम बता सकते हैं कि ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी है। तो ये वाली पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एसिड स्ट्रेंथ के लिए। RCOH से H हटा दो, RCO नेगेटिव बना दो। एकदम रेजोनेंस की बात नहीं करनी है, पहले लिख लेते हैं सारे। बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, चांस की बात है। ऑक्सीजन नेगेटिव, ROH, RO नेगेटिव बन गया। यहां तो H हटेगा ही नहीं, है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। आप कहो कि कार्बन से हटाएंगे, हटा दो तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ईथर में तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सबसे वीकर एसिड है। बात रह गई इसकी, अल्कोहल से हमने H हटाया, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, ये भी ऑक्सीजन पर है, ये भी ऑक्सीजन पर है। चार तरीके हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करने के। साइज, ऑक्सीजन का साइज, ऑक्सीजन का साइज, ऑक्सीजन का साइज बराबर है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। फिर रेजोनेंस, अब आ गया रेजोनेंस। इन दो में रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये कम स्टेबल रहा, ये दो ज्यादा स्टेबल हुए इसलिए इनको ज्यादा लिख दिया हमने, बाद में लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस तो फिनॉक्साइड आयन में ज्यादा हो रहा है। मैं इस वाली प्रॉब्लम को, ये इन दो को इलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि ये डिस्कसेबल हैं। रेजोनेंस RCOO नेगेटिव में तो कम है, हम उसे ज्यादा क्यों लिख रहे हैं? स्टेबल RCOO नेगेटिव, एक फिनाइल O नेगेटिव। ये फिनॉल का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाया,
ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आया। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो एक फैक्टर है ना, पढ़ते आ रहे हैं हम। पहला बड़ा फैक्टर साइज, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे छोटा फैक्टर है रेजोनेंस। यहां रेजोनेंस कर तो दिया हमने, ठीक है। रेजोनेंस करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आया। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेजोनेंस की गिनती तो है, बढ़ गई, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कंट्रीब्यूशन कम है। यहां ऐसा नहीं है। यहां रेजोनेंस किया, रेजोनेंस किया। रेजोनेंस करने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज था, बाद में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आया, तो कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना यहां था स्टेबिलिटी का। रेजोनेंस जरूर बढ़ा रहा है स्टेबिलिटी को, लेकिन इस स्ट्रक्चर का, सेकंड स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कम है। फिर रेजोनेंस किया, फिर कार्बन पर नेगेटिव आया, फिर रेजोनेंस किया, फिर कार्बन पर नेगेटिव आया, तो गिनती बढ़े जा रही है रेजोनेंस की, लेकिन उसके स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये तो बात ऐसी हो गई ना, अगर आप मिसाल के तौर पे समझते हो, ये तो बात ऐसी ही हो गई कि दो इंसान हैं, एक ए है एक बी है, फिर ए बी पर आ जाते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन दो में अगर ए कहता है मेरे पास 5 नोट हैं और बी कहता है मेरे पास 2 नोट हैं, नोट खर्चे पैसे वाले, करेंसी, कभी वो नोटबुक की बात चल रही हो दिमाग में, आजकल सबमिट कराने हैं नोट, वो वाले नोट की बात नहीं हो रही है। बी कहता है मेरे पास 2 नोट हैं, ए कहता है मेरे पास 5 नोट हैं करेंसी वाले। किसके पास ज्यादा पैसे हैं? तो ये तो पहले तो ये बताना पड़ेगा हैं कितने कितने के नोट, तभी तो बात होगी। अगर बी के पास 2000 के 2 नोट हैं और ए के पास 2000 का एक है, बाकी नोट 10 के हैं, या बाकी नोट 20 के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, 4 20 के नोट हैं और एक 2000 का है, तो इसके पास तो कमी हो गई। इसके बावजूद भी कि गिनती ज्यादा है इसकी। सेम चीज अप्लाई करो रेजोनेंस में। ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 2000 का नोट है इसके पास। रेजोनेंस किया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है बढ़ गया, कुछ स्टेबिलिटी मिली है, लेकिन वो नोट छोटा है। कार्बन पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कम देगा। गिनती ज्यादा बढ़ जाने से, सिर्फ रेजोनेंस की गिनती बढ़ जाने से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां अगर मैं इसको कहता हूं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव 2000 का नोट है, तो ये भी 2000 का नोट है, तो सीधे 4000 हो गए मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां जबकि ये 2080 रुपए हो पाए सिर्फ। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अलावा उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो बना रखा है हमने, भाई फिर इस तरह से तो ये ज्यादा स्टेबल हो जा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाता। प्रोपीन किससे ज्यादा एसिडिक हो जाता? HCl से या HF से? HCl से ये हटा दो, Cl नेगेटिव बना। Cl नेगेटिव की स्टेबिलिटी कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जीरो, बस नेगेटिव चार्ज की अपनी कुछ स्टेबिलिटी है। यहां से मैंने H हटाया, यहां से H हटाकर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लिखा, ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कर दिया। इसके 2 रेजोनेंस बन रहे हैं, जीरो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस बन रहा है। फिर तो प्रोपीन को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं कि HCl बहुत एसिडिक होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से।
तो सिर्फ अकेले रेजोनेंस की गिनती काम नहीं करती है। रेजोनेंस जो बना रहे हो आप, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कितना है, ये डिसाइड करता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिनॉक्साइड आयन लिखा मैंने, ये फिनॉक्साइड आयन के बहुत सारे रेजोनेंस बनेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 4-5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके सिर्फ 2 बने, लेकिन दोनों ऑक्सीजन पर बने। मैं कहूंगा कि ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, सॉरी कम स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, इसके बावजूद भी के ये ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। और ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, इसके बावजूद भी कि ये सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहा है। ये आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन। ये कई बार आपका बोर्ड में एक्सप्लेनेशन आ जाता है, वाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बढ़ा देंगे, रीजन भी पूछ लेंगे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोन बाय कार्बोक्सिलेट आयन। आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ये मिल सकती है करने के लिए। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा, ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है। HF वाटर ROH, भाई ये F नेगेटिव बनाएगा H हटाने के बाद, ये OH नेगेटिव बनाएगा H हटने के बाद, ये RO नेगेटिव बनाएगा H हटने के बाद। ये 3 हमने बना दिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड, क्योंकि एक ही पीरियड के मेंबर हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा HF। वाटर की कुछ कम है। ROH में क्या किया, R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। पहले से नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अल्कोहल एंड वाटर में वाटर ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। वाटर OH नेगेटिव बनाएगा, RO नेगेटिव बनाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव बनाएगा। यहां पर वाटर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये RO ग्रुप, R रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी की है प्रॉब्लम, ये ऊपर लिखी है सामने। तो वाटर ज्यादा हो गया, अल्कोहल कम हो गया। इन दोनों में कार्बन पर नेगेटिव है, लेकिन कार्बन पे ध्यान देना है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp होने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो पाता। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो, कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक एल्केन में है, एक एल्कीन का है, एक एल्काइन का है। ये sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इन 3 का जो होता है, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 कम होता है, sp3 सबसे कम होता है। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब अगर मैं इससे एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोलता हूं आपसे, तो आप बोलोगे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, sp कार्बन पर नेगेटिव है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी ये ज्यादा एसिडिक है। इस अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर देता हूं एल्काइंस ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से, क्योंकि एल्कीन में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कार्बन डबल बॉन्ड पर आएगा, CH नेगेटिव। यहां जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो सिंगल बॉन्ड पर आएगा। sp3 sp2 sp
इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, थोड़ा कम और कम। लेकिन ये इतना, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, थोड़ा सा अगर चीजों को एलेबरेट करके सोचते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कार्बन पे लग गया क्वेश्चन मार्क। कार्बन कौन सा कार्बन भाई? 3 कार्बन है। कार्बन sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन sp3 की, या sp2 की, या sp की। तो हम बोलेंगे कि सेम फेज में सेम हाइब्रिडाइजेशन रखते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है। अगर मैं इसका sp3 रख रहा हूं तो ये भी नाइट्रोजन भी sp3 होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बाकी चीजों के बारे में फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। आपको यह कहा गया कि नाइट्रोजन तो sp3 है, कार्बन sp2 हो गया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा नाइट्रोजन की थी, लेकिन मैंने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके sp2 कर दिया। sp2 कर देने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई ये नहीं पता अब हमें। क्या वो नाइट्रोजन से कम रही, क्या वो नाइट्रोजन से ज्यादा हो गई, क्या वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो गई, ये क्वेश्चन मार्क है। यही बात जो अभी मैं बोल रहा था आपको कि हम क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। अगर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज होती तो मैं बता देता न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके कितनी ज्यादा। तो इतनी डिटेल में हम जाते नहीं है, इतनी बारीकी कौन पढ़ता है, इतनी फुर्सत किसके पास है कि हम डेटा खंगालें और सारी चीजें देखें। एक बात बस मैं आपको बता रहा हूं, वो बात आप ध्यान रखना। ये बात याद ही रख लोगे तो काम आ जाएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जब हम कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं, इन तीनों की, तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत लिख दिया, गलत जगह लिखा गया ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, ये sp3। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा है। अगर मैं बढ़ाकर इसको करता हूं sp2, ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन फिर भी sp3 नाइट्रोजन से कम ही रहेगी। लेकिन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर यानी sp पर नेगेटिव होता है, या sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, अगर वो sp3 है तो ज्यादा हो जाती है। sp अगर कार्बन है और sp3 अगर नाइट्रोजन है। ये वाली बात को आपको समझ आ जानी चाहिए, ये वाली बात समझ लो अच्छी तरह से। बस ये ऑर्डर में इतना ज्यादा कभी नहीं हो जाता कि ऑक्सीजन को भी पार कर जाए। sp3 से sp जब कार्बन हो जाता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इसका निकलता है, वो जो प्रॉब्लम अभी हम करेंगे इसके बाद वाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि अमोनिया एंड एल्काइन में एल्काइन ज्यादा एसिडिक निकलते हैं। अल्कोहल में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा ही रही। अब मैं कैसे चेक करूंगा इसके कॉन्जुगेट बेस को? RO नेगेटिव बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बनाया, NH2 नेगेटिव बनाया,
अब नेगेटिव की, नाइट्रोजन नेगेटिव sp3 है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp कार्बन नेगेटिव से देखा गया, कार्बन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली बात याद रख सकते हैं हम क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज्यादा स्टेबल। तो अमोनिया एंड एल्काइन एंड अल्कोहल में ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होने वाली है कंपटीशन में, घूम फिर के किसी भी फॉर्म में आ जाती है। कभी वाटर से रिएक्शन के रेस्पेक्ट में दे देते हैं, कभी कॉन्जुगेट एसिड बेस के टर्म्स में दे देते हैं, कभी ग्रिग्नार्ड एजेंट से कौन फास्ट रिएक्शन करेगा ये करके दे देते हैं। डेफिनेटली एल्काइन फास्ट रिएक्शन करेगा अमोनिया के कंपैरिजन में क्योंकि इसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा अल्कोहल करेंगे, सबसे ज्यादा अल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, फिर अल्काइन रखेगा, फिर अमोनिया रखेगा। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में सॉल्व किया होगा तो ये प्रॉब्लम जरूर देखी होगी। सॉल्व कैसे किया होगा ये मुझे नहीं पता। तो एसिडिक बिहेवियर एल्काइन का इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन में, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बस ये एक ऑर्डर का अंतर है, इतना नहीं एक्सीड हो जाता कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाए तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल का नंबर तो एक बाद में है ना, कार्बन के इमीडिएट बाद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये थोड़ी कि फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा, बस ये sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा हो पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मैंने किया। फर्दर हम इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं। हमें एसिडिक बिहेवियर ही करने हैं अगर, तो ये कंपैरिजन किए गए हैं। देखो अब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, RCOO नेगेटिव, यहां पर फिनाइल बेंजीन है ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये तो अभी किया ही हमने, ये अच्छा ये तो हो गई है प्रॉब्लम, अभी की है, ये प्रॉब्लम तो कर ली है। HF ये भी हो गई है, ये दोबारा से हो गया क्या रिपीट? अच्छा ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, एक एक आया है नया, बस ये लास्ट वाला, ये वाले क्वेश्चन आए नया। अल्कोहल RNH2 R2NH, इसका कॉन्जुगेट ये तो कर लिए डिस्कस हमने, R ऑक्सीजन नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बनाया, ये कॉन्जुगेट बेस बनाया RNH नेगेटिव, RN R नेगेटिव। पहला फैक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा, तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन दोनों की सेम है, लेकिन एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां दो, यहां डीस्टेबलाइजेशन ज्यादा है दो ग्रुप की वजह से, तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल का कॉन्जुगेट एसिड लेस एसिडिक होगा, R2NH कम एसिडिक है RNH2 से। ये हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ेंगे, एमीन्स हैं ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन में प्राइमरी एमीन ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये प्राइमरी एमीन है RNH2। सेकेंडरी एमीन वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन से दो अल्काइल ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और करते हैं, एसिडिक बिहेवियर हमें बताना है। ये मैं H हटा करके यहां नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं, H हटाया नेगेटिव चार्ज लिखा, H हटा दिया नेगेटिव चार्ज लिखा। क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम है। ये विड्रॉ करने वाला ग्रुप है NO2 ग्रुप, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा,
ये भी विड्रॉ कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहां कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सबसे कम स्टेबिलिटी, सबसे कम एसिडिक, सिंपल फिनॉल सबसे कम एसिडिक हो गया। बात आती है इन दो की। मेटा पोजीशन पर जब NO2 ग्रुप लगा होगा तो ये रेजोनेंस NO2 तक नहीं कर पाएगा। कैसे देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां मेटा पोजीशन पर N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, ये रेजोनेंस किया, इधर रेजोनेंस किया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, दोनों इकट्ठे सिग्मा हैं। ये इधर रिंग में तो आ सकता है रेजोनेंस, NO2 तक नहीं जाएगा। तो NO2 ग्रुप कनेक्टेड जरूर है, लेकिन जब ये मेटा पर कनेक्टेड होता है तब नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को नहीं करा पाता फिनॉक्साइड आयन के। हाँ, लेकिन अगर ये पैरा पर होता तो ये रेजोनेंस हो पाता। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, कॉन्सेप्चुअल बोर्ड में आने वाली है, 12वीं क्लास के बोर्ड में बहुत आती है प्रॉब्लम ये, एनसीईआरटी में दी हुई है। एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, फिर रेजोनेंस करेगा, फिर रेजोनेंस दो तरफ कर सकता है, यहां कर सकता है अब ये, क्योंकि पाए सिग्मा कॉन्जुगेशन है। दिस NO2 if present at para position, इसके बावजूद भी कि ये दूर है लेकिन रेजोनेंस कर रहा है। इंडक्टिव से तो बड़ा इफेक्ट होता है रेजोनेंस का, तो इसलिए हमने NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट कम होने के बावजूद भी, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, इसके एसिडिक बिहेवियर को, पैरा नाइट्रोफिनॉल के एसिडिक बिहेवियर को ज्यादा बताया है इन कंपैरिजन ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली, इसको ध्यान से समझ के, रीजन जब तक आप लिख नहीं पा रहे हो तब तक आपको आता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। प्रॉपरली लिखना आना चाहिए। जब आप लिख पा रहे हो तो आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे हैं, क्लियर हैं। टेस्ट है ये, इसका आपको आता है कि नहीं आता है, रीजन लिख करके देख लो। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है स्कैटर्ड है दिमाग में, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो लिख करके देखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहां तक अगर किसी को चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। मेटाक्रिसोल, पहले सबसे पहले लॉजिक रीजन समझो। फिनॉल तो सबसे ज्यादा होगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। क्रिसोल मतलब मुझे CH3 ग्रुप लगाना है OH पर, यहां मैंने CH3 लगाया। डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर एसिड स्ट्रेंथ को कम करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसमें तो कोई डोनर नहीं है, तो फिनॉल तो सबसे ज्यादा हो गया, इसको तो निकाल के हमने कोल्ड बंडल दे दिया। बाकी रह गए ये दो, सेकंड एंड थर्ड के लिए फाइट करेंगे। अब लॉजिक ये कहता है कि जितना नजदीक होगा ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द कार्बन चेन, वो वाला इफेक्ट लगाते हुए जितना नजदीक होगा ये, उतना ही ज्यादा इसको डिस्टेबलाइजेशन देना चाहिए, और जितना दूर होगा उतना कम डिस्टेबलाइजेशन देना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे पैरा को लिखना चाहिए था इधर और मेटा को लिखना चाहिए था इधर, लेकिन हम अपना वही लॉजिक यूज करेंगे अभी जो नाइट्रो के केस में यूज किया था, लेकिन नाइट्रो में हो रहा था रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। लिखना पड़ेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मुझे लिखने पड़ेंगे। मैंने मेटाक्रिसोल के कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने शुरू किए। सारे स्ट्रक्चर लिखने के बाद
मेटाक्रिसॉल के कॉन्जुगेट बेस के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिए मैंने। कंपैरिजन करने के लिए अब मैं पैराक्रिसॉल का कॉन्जुगेट बेस, पैरा पोजीशन पर CH3 है, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। पैरा पोजीशन पर CH3 है तो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे। तो अब जो हमें सारी बात फोकस करनी है, देखनी है, इन लोकेशंस पर देखो CH3 कनेक्टेड है जिस कार्बन पर, उस पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। यहां नेगेटिव आया नहीं, नेगेटिव 2 पर आ गया, 4 पर आ गया एंड फर्दर 2 पर आ गया। दूसरी साइड से देखें, या 6 बोल सकते हो आप इसे। इस CH3 डोनेटिंग इफेक्ट का, CH3 ग्रुप के डोनेटिंग इफेक्ट का इस नेगेटिव चार्ज पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ा है। दूसरे केस में, पैरापोजिशन वाले केस में हम चेक करते हैं, जब रेजोनेंस किया हमने, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आया जिससे CH3 डायरेक्ट लगा हुआ है। क्या करता है CH3? डीस्टेबलाइज करता है। ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन का घूमता घूमता कार्बन पर आ गया था, अब डीस्टेबलाइज ज्यादा होगा। ग्रॉसली मैं बोल सकता हूं ये तीन मिलकर के ज्यादा स्टेबल हैं इन तीन के कंपैरिजन में, क्योंकि इन तीन में एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पर डायरेक्टली अटैच्ड CH3 है और उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी है। भाई अगर मैं आपसे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पूछता हूं, आपसे ये मैंने क्वेश्चन पूछा, C नेगेटिव और इस पर 3 CH3 लगे हैं, इसकी स्टेबिलिटी और दूसरे एक और की स्टेबिलिटी, एक कार्बन नेगेटिव यहां लिखा मैंने, ये प्राइमरी है ये टर्शियरी है, तो आप कहोगे प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल है। यही कंडीशन यहां, ये टर्शियरी है, ये कम स्टेबल है। ये सेकेंडरी हैं सारे, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, जबकि यहां ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी। टर्शियरी की स्टेबिलिटी कम, 3 सेकेंडरी, यहां 2 सेकेंडरी, एक टर्शियरी। स्टेबिलिटी कम निकलेगी इसकी, पैरा वाले की कम स्टेबिलिटी निकलेगी, एसिड स्ट्रेंथ कम निकलेगी। तो सोच समझ के करने वाली प्रॉब्लम है। वेल, आई होप कि बात समझ आ गई होगी। आपको pKa से भी कई बार रिलेट करना पड़ता है, pKa वैल्यूज गिवन होती है, pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ log Ka, करेक्ट कर लेना 10G लिखा है ये, log Ka। जो Ka की वैल्यू गिवन है, जितनी ज्यादा होगी pKa उतनी कम हो जाएगी। माइनस है ना, ये नेगेटिव टर्म इंडिकेट करता है। Ka बढ़ता चला जाएगा, pKa कम होता चला जाएगा। तो जो हायर वैल्यू है, अगर pKa की, इसका मतलब है वीक एसिड है, क्योंकि Ka ज्यादा होने का मतलब है डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा H पॉजिटिव बन रहा है, मतलब pKa वैल्यू कम है। ये कंपैरिजन के लिए बात यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं अभी इसमें। ये तो बड़ी तेजी से करने वाली प्रॉब्लम है, इसको 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 मिनट में दे रहा हूं करने के लिए। इसको बड़ी तेजी से आंसर लिख करके बताओ। कर लिए होंगे आपने, दोबारा एक बार फिर से कर लो, रिवाइज भी होंगे। केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में हमें जो प्रोडक्ट बनेगा
एक तो नंबर 1 IUPAC नेम लिखना है एंड मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखना है, मतलब मेजर प्रोडक्ट का लिखना है। कई सारे बन रहे हैं अगर प्रोडक्ट, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसका IUPAC नेम लिखा जाएगा। पहला है रिएक्शन वाटर से एल्कीन का सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन। और अगर मैं इसे और स्पेसिफाई कर दूं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। OH यहां पर आएगा, H इस पोजीशन पर आएगा, यहां पर H लिख दोगे, यहां OH लिख दोगे, वाटर का एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। मुझे आंसर लिखना होगा CH3 C CH3, CH2 था, ये H आ गया, CH3 हो गया, एंड OH। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। बी पर आते हैं। BH3 THF, THF सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। BH3 या B2H6 एडिशन देता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। सेकेंड स्टेप में हम H2O2 से ऑक्सीडेशन करते हैं, ये एल्कलाइन होता है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में होता है। ओवरऑल रिएक्शन है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये होती है कि एंटी मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। यहां तो मेजर प्रोडक्ट मॉर्कोनिकॉफ मिला, यहां एंटी मॉर्कोनिकॉफ, OH यहां मेजर आएगा और H यहां पर आएगा। ये H आएगा BH3 से, वाटर से नहीं आएगा, ये फ्रॉम BH3। ये OH आएगा वाटर से। नेक्स्ट स्टेप में आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो हमें आंसर मिला CH3 CCH3 H CH2OH। नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल। एक हमने ये सॉल्व किया, बी पार्ट हमारा आ गया आंसर। सी पार्ट पर आते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन पैलेडियम एल्डिहाइड को, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H है, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, तो ये बन जाएगा बेंजीन। ध्यान रहे H2 पैलेडियम बेंजीन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नॉर्मल कंडीशन में रिड्यूस नहीं करता। ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह, ये एल्डिहाइड का H है, डबल बॉन्ड यहां था पहले से, जो H2 ऐड किया मैंने, एक H को यहां और एक H को यहां, ये वाला जो H2 ऐड किया, बेंजीन CH2OH। तो ये जो प्रोडक्ट मिला इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम तो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम, IUPAC नेम इज फिनाइल मिथेनॉल। नेक्स्ट आगे, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, H नेगेटिव देता है। H नेगेटिव कहां जाएगा, कार्बन पॉजिटिव पर, ये कार्बन पॉजिटिव डिलोकलाइजेशन, H नेगेटिव आ गया इस पोजीशन पर। यहां ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव आया, वाटर ने अपना H दिया H पॉजिटिव की फॉर्म में। एक H आया वाटर से ऑक्सीजन वाला, कार्बन वाला H आया NaBH4 से।
हमें आंसर जो लिखना होगा, रिडक्शन या रिड्यूस प्रोडक्ट लिखना होगा। CH3 C, ऑक्सीजन CH2 CH3। एक ये वाला H NaBH4 का H है, जो दूसरा वाला H है ऑक्सीजन पर वाटर का H है। वेल, इतने की जरूरत आपको आंसर में देने की नहीं है। आंसर को में तो आपने बस ये स्ट्रक्चर लिख देना है, तो मैंने समझाने के लिए बीच बीच में बोल रहा हूं। हमें तो नाम लिखना है बस। नाम है इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 ब्यूटेन ऑल टू ऑल। ब्यूटन टू ऑल इसका प्रोडक्ट जो बना IUPAC नेम होगा। फर्दर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है H नेगेटिव देने वाला एजेंट है। ये मेटल से लगा है ना, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो मेटल से हाइड्रोजन लगा होता है तो H नेगेटिव देता है। कहां जाएगा H नेगेटिव? कार्बन पर। कौन से कार्बन पर? जो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। वाटर का जो H पॉजिटिव है ये आएगा ऑक्सीजन पर बाद में, अलग से दूसरे स्टेप की बात हो रही है। जब तक हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तब तक वाटर मिक्स नहीं करते, बाद में मिक्स करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में डिसॉल्व रख करके रिएक्ट करते हैं। फिर जब रिएक्शन होकर ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, फिर हम वाटर ऐड करते हैं। ये रिएक्शन की डिटेल है। इसमें हमें आंसर लिखना होगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल एक ये था, ऑक्सीजन नेगेटिव था, कार्बन वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर H, साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 5, लेकिन साइक्लिक। नाम होगा साइक्लो पेंट, एन ई हटाएंगे, ऑल लिखेंगे। वन ऑल भी लिख सकते थे क्योंकि ये OH है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में COH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देगा, OH हटेगा, एल्डिहाइड बना। फिर H नेगेटिव दिया, 2 हाइड्रोजन आ गए कार्बन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ये नेगेटिव वाटर से रिएक्शन करके H पॉजिटिव लेकर OH बनाएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, CH3 CCH3 H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, OH था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह यहां वाटर से आ गया एक H, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 हाइड्रोजन, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के क्या बना कंपाउंड? CH2OH, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नाम होगा कंपाउंड का 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल, टू मिथाइल प्रोपेनॉल। ये मेन प्रोडक्ट का IUPAC नेम देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भूल जाती है, याद नहीं रहती, वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन नहीं देते? NaBH4 से रिएक्शन नहीं देते। अगर आपको कई बार कभी ये दे दिया जाए
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन देते हैं, ये करेक्ट है बिल्कुल बात, रिडक्शन ही देंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर कभी आपको लिख करके दे दिया कि इसको रिएक्शन NaBH4 से करो, तो NaBH4 कीटोन से करता है, एल्डिहाइड से करता है, एसिड हैलाइड से करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से NaBH4 रिएक्शन नहीं देता। इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में दे देते हैं एक ही ग्रुप में, एक ही कंपाउंड में, एक तरफ एल्डिहाइड लिख दिया, एक तरफ एसिड लिख दिया, NaBH4 रिएजेंट दे दिया। सेलेक्टिव रिडक्शन है, NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। ये बात थी जो काम की बात है। ये वो असाइनमेंट है जो मैंने आपको करने के लिए दे रखा है, और आई होप कि आपको करने का तरीका पता चल गया होगा। जब आप घर पे बैठ करके करो इस असाइनमेंट को, इतना ही तसल्ली से इतनी ही चीजें सोच करके करनी है। एक क्वेश्चन में सैकड़ों क्वेश्चन उसके साथ आसपास कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ये है, मैंने लिखने को तो लिख दिया, बस आंसर ये मेरा हो गया, करेक्ट है, नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं तो सोचूं ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, इसका कभी मैकेनिज्म भी लिख लूं, फुर्सत है अगर तो। और इसमें मैंने सोच भी लिया कि किस टाइप का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एसिड एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन पर किया, और इस रिएक्शन को नाम दिया हाइड्रेशन। और क्या सोचने की चीज है, मॉर्कोनिकॉफ एडिशन। यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। ये इतना आज मुझे कराना था, कराने के लिए तो और भी है, असाइनमेंट पूरा ही है, ये बड़ा असाइनमेंट है। तो अब जो अगली क्लास है उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप कि आप चैप्टर पूरा ढंग से, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए तसल्ली से पढ़ा हुआ होना चाहिए चैप्टर। अब अगर आपको रिएक्शन ही नहीं आ रहे हैं कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके बनता क्या है, फिर तो अच्छे ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, धोखा दिया जा सकता है। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दूं, आप उसे वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो, उससे फायदा नहीं है। लॉजिक रीजन अगर सोचने हैं तो आपको जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया हुआ है वो परसों की क्लास तक आ जाए अच्छी तरह से, तो आप अल्कोहल ईथर फिनॉल के सारी थ्योरी पढ़ लो, और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम करेंगे क्लास में। उसके बाद हम एल्डिहाइड एंड कीटोन शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस मैं इतना ही करा रहा हूं। गुड लक आप लोगों को।